हॉकी में राजनांदगांव का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले कई वर्षों पूर्व से लगभग समझ लीजिए यहाँ का हॉकी का इतिहास 80 साल से भी पुराना है। यह इस प्रतियोगिता का दूसरा वर्ष है। प्रतियोगिता का पहला वर्ष जिला स्तरीय था और प्रतियोगिता का दूसरा वर्ष को विशाल स्वरूप देते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता इस प्रतियोगिता को नाम दिया गया है। और इस प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें भाग ले रही है। दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा की टीम भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। बालिका एवं बालक वर्ग में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बालिका वर्ग में कुल 4 टीमें, बालक वर्ग में कुल 6 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। पिछले 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं अपने हॉकी गेम में इंटरेस्ट मेरे आइडल को देख के आया, जो है श्रीजेश पीआर, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। विश्व रिकॉर्ड है मेरे नाम पर, तो उस क्षण को भी मैं बहुत याद करता हूँ। मुझे लगभग 7 साल हो गए हॉकी खेलते हुए। थोड़ा मुश्किल है हॉकी मतलब खेल के साथ में पढ़ाई को मैनेज करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। टैलेंट या तो पैदाइशी होते हैं या इसे विकसित किया जाता है, और पैशन को टैलेंट में तब बदला जाता है जब उसे प्रोत्साहन मिले। आज हम जिस जगह है वहाँ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी को इतना प्रोत्साहन मिला है कि यहाँ से कई नेशनल और इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर निकले हुए हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हम कहाँ हैं? हम हैं राजनांदगांव में, संस्कार धानी में। इसे हॉकी की नर्सरी या हॉकी का गुरुकुल भी कहा जाता है। यहाँ शहर के कोने कोने में, हर गली मोहल्ले में आपको हॉकी का भूत सवार दिखेगा। ये जो स्टेडियम दिख रहा है वो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है। लगभग 22 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है और ये छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है। ये जो आप एस्ट्रोटर्फ देख पा रहे हैं वो 5 करोड़ की लागत से बना है। और आपको बता दूं कि इसका निर्माण 2014 में हुआ था। जब ये स्टेडियम बना नहीं था तो यहाँ छत्तीसगढ़ की कोई भी नेशनल हॉकी टीम नहीं हुआ करती थी। यहाँ के खिलाड़ियों को मजबूरन किसी और टीम से खेलना पड़ता था। निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ की टीम बनी। यहाँ पहला इंटरनेशनल भी मैच खेला जा चुका है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। आज हम यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर राजनांदगांव हॉकी लीग भी चल रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही इसके बारे में भी बताएंगे कुछ, और इसे हॉकी की नर्सरी क्यों कहा जाता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी जी भी है। सर नमस्कार, सबसे पहले ब्लड टाइम्स में आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए सर कि राजनांदगांव की हॉकी की नर्सरी क्यों कहा जाता है? हॉकी में राजनांदगांव का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले कई वर्षों पूर्व से लगभग समझ लीजिए यहाँ का हॉकी का इतिहास 80 साल से भी पुराना है। यहाँ के पुराने हमारे राजा सर्वेश्वर दास जी, राजा दिग्विजय दास जी के समय से हॉकी चलती आई है। राजा साहब ने यहाँ की हॉकी को बढ़ावा देने के लिए काफी काम किया और उन्होंने विभिन्न क्लबों को गठन किया, जो लालबाग, सिटी क्लब, आपका स्वस्तिक क्लब के नाम से पूरे भारत में उन क्लबों को वो खिलाते थे। वहां से हमारा हॉकी का इतिहास है। उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे राजनांदगांव के खिलाड़ियों ने पूरे इंडिया में हॉकी का परचम लहराया और सबसे पहले राजनांदगांव से प्रथम ओलंपियन के रूप में एरमन आन बेस्टियन ने रोम ओलंपिक में 1969 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो राजनांदगांव के ही खिलाड़ी थे, यही उनका मूल निवास था। इसके बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अनेक राष्ट्रीय खिलाड़ी भी राजनांदगांव ने दिए हैं, जैसे आर.एन. पटेल, आर.आर. शुक्ला, गंगाधर जी। इसके अलावा अभी वर्तमान में भी आप देखेंगे दूसरी पीढ़ी में रेणुका यादव ने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही साथ और भी अनेक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जैसे मृणाल चौबे, आपका रेणुका राजपूत, उसके बाद अभी वर्तमान में भूमिक्षा साहू ने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ये लगातार परंपरा हॉकी में पिछले कई वर्षों से चला आ रही है, जिसके कारण राजनांदगांव को हॉकी नर्सरी के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम राजनांदगांव में बना 2014 के आसपास। तो इससे पहले जब एस्ट्रोटर्फ नहीं हुआ करता था तो खिलाड़ियों को किस प्रकार की समस्या होती थी? मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की नेशनल टीम भी नहीं थी, तो प्लेयर्स कैसे खेलते थे, कैसे प्रॉब्लम होता था? यही एक खासियत रही है राजनांदगांव के खिलाड़ियों को। वो चट के मैदान में, लान के मैदान में प्रैक्टिस करके भी राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में जब वो यहाँ से जाते थे, छत्तीसगढ़ की टीम से, मध्य प्रदेश की टीम से, तो वो वहाँ पर भी उल्लेखनीय प्रदर्शन करते थे। परेशानियां तो आती थी, लेकिन यहाँ से सेलेक्ट होने के बाद जब उनका प्रदेश स्तर में कैंप जबलपुर या ग्वालियर में लगता था तो वहाँ से उनके खेल में निखार आता था और वो अपना वर्तमान प्रदर्शन बहुत अच्छे से कर जाते थे। एस्ट्रोटर्फ बनने के बाद क्या क्या सहूलियत हुई है? एस्ट्रोटर्फ बनने के बाद सबसे पहले तो ऐसा है कि बेसिक जो शुरुआत से ही प्रैक्टिस होनी चाहिए, खिलाड़ियों को जो मिलना चाहिए वो मिलने लगा। इससे क्या होगा, खेल में काफी फर्क होता है लान के खेल में और टर्फ खेल में। लेकिन जब से एस्ट्रोटर्फ लगा, छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रोटर्फ राजनांदगांव में लगा है, उसके कारण काफी बेनिफिट हुआ। खिलाड़ी हमारा शुरू से ही टर्फ में खेल रहा है आज की डेट में। इसके पहले एक स्टैंडर्ड लेवल के बाद उसको एस्ट्रोटर्फ में प्रैक्टिस करने मिलता था। और क्या क्या फैसिलिटीज है और कौन कौन से गेम खिलाए जाते हैं?
यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में फिलहाल हॉकी का ही है, इसके साथ साथ स्विमिंग पूल भी है और आर्चरी के भी अभ्यास यहाँ पे बच्चे लगातार करते हैं। इसके साथ साथ जिम भी है जिसमें सभी खेलों के खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। जी, आज हाँ राजनांदगांव हॉकी लीग का शुरुआत हुई है, क्या चीज़ है इस गेम के बारे में? हॉकी की अनेक आयोजन राजनांदगांव में होते हैं। इसमें अखिल भारतीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता होती है जो 70 साल से आयोजित हो रही है, सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ हॉकी द्वारा हॉकी इंडिया के नेशनल चैंपियनशिप लगातार कराई जा रही है। उसके साथ साथ स्टेट चैंपियनशिप भी होती है और ग्रास रूट लेवल को बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें उचित प्लेटफॉर्म देने के लिए रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये राजनांदगांव हॉकी लीग की शुरुआत की गई है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सब जूनियर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा राजनांदगांव हॉकी लीग 2023 का आयोजन इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के प्रांगण में किया जा रहा है। यह इस प्रतियोगिता का दूसरा वर्ष है। प्रतियोगिता का पहला वर्ष जिला स्तरीय था और प्रतियोगिता का दूसरा वर्ष को विशाल स्वरूप देते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता इस प्रतियोगिता को नाम दिया गया है और इस प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें भाग ले रही है। दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा की टीम भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। बालिका एवं बालक वर्ग में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बालिका वर्ग में कुल 4 टीमें, बालक वर्ग में कुल 6 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। इस प्रतियोगिता का केवल एक ही उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ हॉकी एवं जिला हॉकी संघ राजनांदगांव के मार्गदर्शन में यहाँ के बच्चे, छत्तीसगढ़ के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना, ताकि उच्च स्तर में अपने खेल का प्रदर्शन में निखार यहाँ के बच्चे ला पाए और अच्छे खेल का प्रदर्शन कर पाए। इस प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संचालन के लिए बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिल रहा है। आने वाले समय में इस प्रतियोगिता को और भव्य रूप दिया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि पूरे देश से चुनिंदा टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले और अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन इस प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। गुड इवनिंग ऑल, मेरा नाम आयुष साहू है। मैं राजनांदगांव का रहने वाला हूं और राजनांदगांव का हॉकी खिलाड़ी हूं, खेलो इंडिया सेंटर का। मैं यहाँ पिछले 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं अपने हॉकी गेम में इंटरेस्ट मेरे आइडल को देख के आया जो है श्रीजेश पीआर द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। तो मैं भी, अपना सपना है मेरा ये है कि उसको अपना आइडल मान के मैं भी अच्छा खासा गोलकीपर बन जाऊं और इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, आगे चल के कंट्री स्टेट को भी रिप्रेजेंट करूं। और यहाँ जो टूर्नामेंट्स होते हैं रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ऑर्गेनाइज रहते हैं, उसमें भी हम लोग अच्छा से परफॉर्म करके मतलब अपने गेम को आगे कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइजर है उनको बहुत बहुत थैंकफुल कि हमारे जो गेम है उनके चल के हमको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नाम दक्ष चौबे, मैं राजनांदगांव का रहने वाला हूँ। मैं हॉकी खेलता हूँ। मैं हॉकी से कब प्रभावित हुआ, मुझे लगभग 7 साल हो गए हॉकी खेलते हुए और मैं खेलो इंडिया का भी प्लेयर हूँ। मैं जब छोटा था और तब मेरे बड़े पापा इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे थे, तब मैं वो राजनांदगांव आते थे तो ग्राउंड आते थे वो प्रैक्टिस करने, तो मैं भी उनके साथ आता था और देखता था कि क्या हो रहा है। मुझे उस समय मेरे को कुछ नहीं पता था हॉकी कौन सा खेल है, कैसे खेलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन तो मुझे नहीं मालूम था कि कैसे खेलना है उसे। फिर जब मैं उसे देखने लगा, पकड़ने लगा और फिर जब मैं बड़ा होते गया तो हर चीज को करते करते मैं आज इस मुकाम में पहुंचा हूं कि मैं 2nd सीजन ऑफ रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी राजनांदगांव हॉकी लीग खेल रहा हूं और मेरा आइडल हरमनप्रीत सिंह है। थैंक यू। मेरा नाम अलका वर्मा है, मैं शंकरपुर से आती हूँ। गेम के बारे में मेरे को जैसे ओलंपिक हुआ था, उसमें दीपिका कुमारी है, मेडलिस्ट प्लेयर है। उनके जरिए से मेरे को पता चला कि ये ऐसा होता भी है आर्चरी, और इनके मतलब उनका जो देखी मैंने, मैं मेडलिस्ट प्लेयर है करके, तो फिर मेरे मामा को पहली बार मैं अपने मामा को पूछी कि ये होता है क्या, तो फिर बोले ठीक है होता है ऐसा करके। फिर मैं कॉलेज में आई, कॉलेज में मुझे पता चला कि इसका गेम होता है, तो फिर मेरे को उसके जरिए पता चला कि ये हॉकी स्टेडियम में होता है। फिर मैं इसको ज्वाइन की और मेरा ये सपना है कि मैं भी इंडिया में ओलंपिक में जाना चाहती हूँ, दीपिका कुमारी के जैसे क्वालिफाई करना चाहती हूँ। अब हम आपको उस शख्स से परिचय कराने वाले हैं जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। हमारे राष्ट्रीय खेल के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, टीम इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने वाले खिलाड़ी मृणाल चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्लड टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हॉकी की शुरुआत कैसे हुई आपके जीवन में? एक्चुअली स्कूल लेवल पे मैं सभी खेल को बहुत मन लगा करके खेलता था, लेकिन मेरे एक गुरु थे मनीष गौतम, उनका कहना था कि किसी एक खेल को अपना करके उसमें महारत हासिल किया जाए तो ज़्यादा मजा आएगा। तो उन्हीं से मार्गदर्शन लिया कि कौन सा खेल जो है वो चुना जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्यों ना
राष्ट्रीय खेल हॉकी को आप अपनाओ और उसमें आगे बढ़ो। तो इस प्रकार मेरा जो है हॉकी खेल के प्रति रुझान बढ़ा और वहाँ से मेरी हॉकी खेल की शुरुआत हुई। मैंने सुना है कि आप हॉकी के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत होनहार थे सर, तो कैसे मैनेज करते थे दोनों? थोड़ा मुश्किल है हॉकी मतलब खेल के साथ में पढ़ाई को मैनेज करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैं खुद काफ़ी मेहनत किया हूँ खेल के साथ पढ़ाई में। इसी का परिणाम है कि 10वीं बोर्ड भी प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण करने के बाद 12वीं बोर्ड भी प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया। उसके बाद फिर ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो बीए लेकर के पढ़ाई करते हैं, लेकिन मेरा प्रयास यह था कि अच्छा एक सब्जेक्ट लूं ताकि यदि खेल में भविष्य ना बना पाऊं तो पढ़ाई के जरिए अपना भविष्य बना पाऊं। इसलिए मैंने बीकॉम की पढ़ाई की और फिर भी मन नहीं माना तो मैंने एमबीए भी कर लिया एचआर में। और खेल के साथ पढ़ाई के लिए समय निकल जाता है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग के तहत यदि काम किया जाए और बाकी चीज़ों खेल और पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान थोड़ा सा कम करे, बाकी चीजें भी आवश्यक है, रिक्रिएशन भी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेरे ख्याल से यह इजिली अचीव कर सकते हैं अपन। हॉकी से जुड़े कुछ यादगार मोमेंट्स, कुछ यादगार अचीवमेंट? सबसे जो इम्पोर्टेंट मोमेंट किसी भी खिलाड़ी के लिए होता है वह होता है राष्ट्रीय ध्वज, हमारा देश का ध्वज तिरंगा जब ऊपर जाता है, जब हम जीतते हैं, हम फर्स्ट आते हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, तो जब राष्ट्रीय ध्वज ऊपर जाता है तो वो किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही गर्वान्वित करने वाला क्षण होता है। और उस क्षण को खिलाड़ी जीता है, पूरा अपना जीवन उस क्षण के दम पर जीता है। मेरे लिए भी वह क्षण जो देश का तिरंगा, जब मैंने भारत के लिए हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, तो जब तिरंगा झंडा ऊपर गया था, वो क्षण आज भी मुझे याद है और हर रोज मैं उसे एक बार जरूर याद करता हूँ और अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। इसके साथ ही मैंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता जो कि एशिया कप था, उसके फाइनल मैच में गोलकीपर के साथ में फॉरवर्ड जो कि स्ट्राइकर खेलने की भूमिका निभाते हुए उसमें स्वर्ण पदक जीता था और यह एक विश्व रिकॉर्ड है मेरे नाम पर। तो उस क्षण को भी मैं बहुत याद करता हूँ। ऐसे अनेक क्षण हैं जो कि मुझे याद दिलाते हैं और मोटिवेट आगे के लिए करते रहते हैं। ऐसे कुछ युवा खिलाड़ी जो भारत के लिए खेलने का सपना देखते हैं, उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? कड़ी मेहनत ही इसका एक रास्ता है। अपने आप को कड़ी मेहनत के साथ में एक डिसिप्लिन के साथ में वर्क करते रहना है और एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए भी किसी भी कार्य में। और अगर हम डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर किसी ना किसी क्षेत्र में सफलता मिलती है, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो। यदि कड़ी मेहनत किया जाए तो उस क्षेत्र में हमको जरूर सफलता प्राप्त होती है। जैसे कि आप खेल के साथ पढ़ाई का महत्व बताए थे, तो इन दिनों खेल के साथ पढ़ाई भी मेरा काफ़ी उपयोग में आया है। और जिस संस्था में मैं अभी कार्यरत हूँ उसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी था, तो ग्रेजुएशन के दम पर मैं उस संस्था में अभी कार्यरत हूँ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया संवैधानिक संस्था है, उसमें मैं सीनियर ऑडिटर ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। और स्पोर्ट्स कोटा का ही रिक्रूटमेंट है, लेकिन पढ़ाई करके मैंने ऑल इंडिया एग्जाम क्रैक किया और आज सीनियर ऑडिटर ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।